हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑन एग्जाम नीति, सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हैं और खूब सारी पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर आज एरर डिटेक्शन का प्रैक्टिस क्लास पार्ट नंबर 3 लेकर मैं वापस हाजिर हूँ। यहाँ पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं वापस आपको एक चीज़ रिकॉल करा देती हूँ कि ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं। मैं इन एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ, दीज 9 एग्ज़ाम्स। ठीक, कौन कौन से ये एग्ज़ाम्स हैं? एक IBPS PO का एग्ज़ाम है, एक IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम है, IBPS RRB PO क्लर्क, SSC CPO, SSC CPO का पेपर 2 है। CTET एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट जो है वो सितंबर में आने की उम्मीद है, राइट। CDS का रिटन एग्ज़ाम है, EPFO का है, SBI PO या क्लर्क के एग्ज़ाम्स की बात चल रही है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, लेट्स से अगर आप IBPS PO को टारगेट कर रहे हैं तो एग्ज़ाम 3rd, 10th एंड 11 अक्टूबर को पड़ रहा है। तो इसलिए मेक योर प्लान, मेक योर फुल डे प्लान। पूरे दिन में कैसे कैसे पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजी क्या होगी। इंग्लिश को हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट के साथ ही साथ इंग्लिश को हर एक एग्ज़ाम के लिए, इन 9 एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश को एटलीस्ट 3 आवर्स देने हैं, एटलीस्ट। अब जिनके एग्ज़ाम्स की डेट आगे पड़ी है, नवंबर पड़ी है, दिसंबर पड़ी है, वो फिर भी एक बार के लिए 2 घंटे से 3 घंटे अगर पढ़ें तो काफ़ी है, ठीक। और ध्यान रखिएगा, इंग्लिश व्हेन आई से आई मीन रीडिंग, ठीक, आई मीन रीडिंग, एंड रीडिंग इन्वॉल्व्स योर आर्टिकल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कौन सा? द हिंदू, ठीक। क्योंकि 80% ग्रामर आपको वहाँ से समझ में आ सकती है, आ जाती है, प्लस वोकैब्युलरी, ठीक। नॉट ओनली रीडिंग बट ऑल्सो वोकैब्युलरी, ठीक। और वोकैब्युलरी के पार्ट में आपको यही आर्टिकल्स मदद करेंगे। जहाँ पर हम बात करेंगे वोकैब्युलरी की तो आपको यही आर्टिकल्स जो है वो मदद करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो IBPS PO में इस टाइप में एग्ज़ाम है, 3rd, 10th और 11th अक्टूबर में एग्ज़ाम है, जबकि इसका जो मेंस मिलेगा वो 28 नवंबर को मिलेगा। IBPS क्लर्क की अगर मैं बात करूँ तो 12 to 19 दिसंबर में इसका प्री है। किसका प्री है? IBPS क्लर्क का, ठीक। नेक्स्ट 24 जनवरी 2021 में आपको इसका मेंस मिलेगा, ठीक। IBPS PO की बात हो गई, क्लर्क की हो गई, इस वक्त के हॉट टॉपिक। नेक्स्ट IBPS RRB PO का नोटिफिकेशन पहले रिलीज़ हुआ था, उसका एग्ज़ाम 12 सितंबर को है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, कीप दीज डेट्स इन योर माइंड, राइट। नेक्स्ट 19 अक्टूबर 2020 को इसके क्लर्क का एग्ज़ाम है, दैट इज IBPS क्लर्क का, IBPS RRB क्लर्क का एग्ज़ाम है। क्लियर? SSC CPO के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, पेपर 1 जो है वो 23 से 26 नवंबर 2020 को है, और पेपर 2 जो है वो 1 मार्च 2021 को है, एज पर नाउ, ठीक। अभी तक अगर इसकी डेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं तो। नेक्स्ट मैं CTET एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ। CTET एग्ज़ाम सितंबर में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। 60% चांसेस हैं कि CTET का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में हो जाए। बहुत ज़्यादा आगे टाइम हमारे पास बचा हुआ नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अगस्त चल रहा है। नेक्स्ट CDS का जो रिटन एग्जामिनेशन है वो 8 नवंबर 2020 को है। नवंबर में अभी थोड़ा समय है, फिर भी ये अगस्त चल रहा है, तो ये हाथ बांध कर मत बैठ जाएगा कि हमें आगे प्रिपरेशन नहीं करनी, अभी तो बहुत लंबा समय, राइट। ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए पढ़ाई सेम है। नेक्स्ट मैंने कहा आपसे EPO EPFO 9 मई 2021, लेकिन जिन्होंने EPFO का पेपर दिया है, नॉट ओनली EPFO बट ऑल्सो कि उन्होंने इसके साथ साथ हो सकता है CTET भी भरा हो सकता है वो आगे LIC का एग्ज़ाम भी दें। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने IBPS को भी भर रखा है तो उसकी डेट अक्टूबर ही है, ठीक। एक एग्ज़ाम को कंसीडर करते हुए ही नहीं चलिए, आप आने वाले गवर्नमेंट और भी उस नेचर के, सेम नेचर के बहुत सारे एग्ज़ाम्स देंगे, फॉर्म्स भरेंगे, एप्लीकेशंस आपने भरी होंगी, है ना, दी होंगी आपने अपनी। तो ज़रूरी है कि आप पढ़ाई के टच में रहें। व्हेन आई से पढ़ाई, आई मीन इंग्लिश के सेक्शन में रीडिंग प्लस वोकैबुलरी, रीडिंग आर्टिकल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, जिसमें कि वोकैबुलरी भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। और रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर में तो मैं आपका कोई कॉन्सेप्ट छोड़ूंगी नहीं, ठीक। इस चैनल पर आप आते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, तो आपको इतनी ग्रामर मिल जाएगी कि आपके 30 आउट ऑफ 30
ठीक, 50 आउट ऑफ 50 तो मिल ही जाएंगे जब मैं एसएससी की बात करूँ, ठीक, सीटेट की बात करूँ, तो जितना स्कोर है वो आप क्लियर कर देंगे। एक यहाँ पर टॉपिक आ रहा है इस चैनल पर, 5 रूल्स इज इक्वल टू 5 मार्क्स, हर उसके 7 पार्ट आ चुके हैं और हर एक पार्ट में आप 5 रूल पढ़ते हैं, है ना। वो 5 रूल के अगर आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो एग्ज़ाम तक आपको बाकी कुछ पढ़ना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मैं बता दूं, एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क की भी टेंटेटिव डेट्स हैं, या तो अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर 2020 में। तो अपने दिन को वेस्ट मत करिए, दिन को वेस्ट मत जाने दीजिए। एक दिन के 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में 12 घंटे भी अगर मैं रात के निकाल देती हूँ कि ठीक है आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी दिन के 12 बचते हैं, वो 12 घंटे में से भी 3 घंटे अगर मैं आपके डेली रूटीन के निकाल दूँ तभी भी 9 घंटे, ठीक, बहुत सारा टाइम है आपके पास। टाइम जा कहाँ रहा है। ध्यान रखिएगा कि अपनी लिस्ट में अपनी एक खुद की टू डू लिस्ट बना लीजिए कि मुझे खुद से कितना पढ़ना है, मुझे खुद से क्या क्या करना है, ठीक, एंड डू इट योरसेल्फ। अपने आप से करिए, खुद से करिए। मोटिवेशन की उम्मीद आप दूसरों से क्यों रखते हैं? ये सारी डेट्स है ना आपको मोटिवेट करने के लिए, ये सारी डेट्स, ठीक, इन सारी डेट्स के थ्रू, चाहे आप आईबीपीएस आरआरबी पीओ के एस्पिरेंट हैं, चाहे क्लर्क के हैं, चाहे आप आरआरबी पीओ या क्लर्क के हैं, ठीक, क्लियर है। इन सारी डेट्स को दिमाग में रखते हुए ही पढ़ाई करते रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि एग्जाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जल्दी से पढ़िए और सॉल्व कीजिए। टाइमर ऑफ हो चुका है, पढ़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए। वी हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज, क्लियर, बात यहाँ तक सही है। वी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। अ कंपैरेटिव एडवांटेज नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कोई डिटर्मिनर लगता जरूर है, लग गया आर्टिकल अ या डिटर्मिनर अ। इन हाई एंड सर्विसेज, हाई एंड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक। सर्विसेज से पहले एडजेक्टिव आता है क्योंकि सर्विसेज क्या है? नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, ये भी ठीक बात हो गई। बट वी आर नॉट पार्ट ऑफ टीसा, लेकिन हम टीसा का पार्ट नहीं है। व्हेन दोहा वॉज स्टिल अलाइव, जब दोहा हुआ करता था, ठीक। इट इज़ पॉसिबल टू बिलीव, अब यहाँ पर क्या लिखा है? वी आर नॉट पार्ट ऑफ तीसा व्हेन दोहा वॉज स्टिल अलाइव, जब दोहा हुआ करता था तब पॉसिबल था। इट वॉज पॉसिबल, बात पास्ट टेंस में आ गई, जब दोहा हुआ करता था तब इट वॉज पॉसिबल टू बिलीव, ये मानना आसान था, दैट अ मल्टीलेटरल अग्रीमेंट, यानी कि एक बहुपक्षीय जो एग्रीमेंट है, जो संधि है, ऑन सर्विसेज वुड बी नेगोशिएटेड इन। अब फोरम कैसा नाउन है? जल्दी से बताइए फोरम कैसा नाउन है? हाँ बिल्कुल ठीक, फोरम्स नहीं लिखा है ना, फोरा लिखा है, ठीक। यानी कि ये क्या है? सिंगुलर नाउन है ना। तो सिंगुलर नाउन से पहले ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लगा है ये भी सिंगुलर ही होना चाहिए। दिस, दैट, दीज, दोज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ना। नहीं पता तो कोई बात नहीं, नाउन से पहले आके नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो एडजेक्टिव तो है, लेकिन नाउन सिंगुलर है तो एडजेक्टिव भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? यानी कि आपको एरर कहाँ कहाँ मिली? आपको क्लियर हो गया कि पार्ट 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। एरर है पार्ट सी में एंड पार्ट डी में। सी में क्या एरर थी कि इट वॉज, क्योंकि बात पास्ट टेंस में आ गई, जब दोहा था तब तो ये बिलीव कर सकते थे कि मल्टीलेटरल जो अग्रीमेंट है वो सर्विसेज के ऊपर बेस्ड है, वो फोरम में नेगोशिएशन होगा, उसके ऊपर फोरम में उसके ऊपर बातें होंगी, ठीक। लेकिन अभी वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ टीसा, उसमें साफ साफ क्लियर है। नेक्स्ट आपको डी में पता चला कि सिंगुलर नाउन है तो एडजेक्टिव भी कैसा? सिंगुलर है। क्लियर? चलिए, इफ यस तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, राइट। लाइक करने से मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस के जो है ये रिकॉर्डेड सेशंस की जगह लाइव सेशन लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम भी खत्म और क्वेश्चन में एरर जो मिलती हैं वो भी एक बार में मिल जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आपने क्या करना है? आपने पॉज दबा देना है। तो आप एक
एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम लेकर भी सोच के इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट क्या करूँगी कि आप टाइमर के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए, वी कैन नॉट एक्सपेक्टिंग, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मॉडल्स। हर एक मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है कहीं पर भी पूरी इंग्लिश में, कहीं भी पूरी इंग्लिश में। क्लियर? ठीक, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्टिंग नहीं होगा, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू अचीव, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 8 to 10% ग्रोथ। इफ वी कंटिन्यू, कंटिन्यू किसके साथ करेंगे? कंटिन्यू विद बिजनेस, कंटिन्यू विद ट्रेड, कंटिन्यू विद जो भी चीज़ के साथ आपको करना है, कंटिन्यू विद असाइनमेंट, कंटिन्यू विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि इन नहीं आता, कंटिन्यू के साथ क्या लगता है? कंटिन्यू विद। ठीक, बिजनेस एज यूजुअल, अगर हम वैसे ही काम करते रहेंगे जैसे हम कर रहे थे तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमें 8 से 10% से ज़्यादा कोई ग्रोथ के चांसेस हैं। पुटिंग इट कलरफुली, अगर अन्य शब्दों में कहें, है ना, कहते हैं ना इन अनदर वर्ड्स, वैसे ही कहा कि पुटिंग इट कलरफुली, अच्छे शब्दों में कहें तो वी कैन नॉट जस्ट गो। ठीक है, कैन के बाद क्या लगा? फर्स्ट फॉर्म लगी। गो ऑन, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में क्या लगता है? किसी भी प्रीपोजिशन के बाद क्या लगता है? जीरंड लगता है। जीरंड मतलब वर्ब में ING फॉर्म लगती है। क्या फॉर्म लगती है वर्ब में? ING फॉर्म। क्लियर? तो इसलिए गो ऑन स्कोर नहीं होगा, गो ऑन स्कोरिंग होगा। क्या होगा? गो ऑन स्कोरिंग। ठीक, गो ऑन स्कोरिंग सिंगल्स, वी हैव टू स्टार्ट टू हिट्स, फोर्स एंड सिक्सेस। इसलिए हमें क्या करना है कि सिर्फ सिंगल्स नहीं खेलने, हमें चौके छक्के भी मारने हैं, हमें चौके छक्के पर भी खेलना है, यानी कि हो सकता है किसी प्लेयर का स्टेटमेंट हो। तो हमें एरर कहाँ पर मिलती है? हमें एरर मिलती है फर्स्ट पार्ट में कि कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड और डेयर, यूज टू। ये जितने भी मॉडल्स हैं, मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नंबर 1। नंबर 2, जैसे अगर आप कहते हैं कैन, तो कैन का एग्जाम्पल देखिए, आई कैन गो या आई कैन नॉट गो होगा, गोइंग नहीं होगा। क्लियर? या शी कुड राइट, वो लिख सकती थी लेकिन राइटिंग नहीं हो, है ना। मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसी तरह कंटिन्यू के साथ क्या लगता है? फिक्स्ड प्रपोजिशन है, विद लगता है, कंटिन्यू विद। ध्यान रखते जाइए, मेमोराइज करते जाइए। उसी तरह से किसी भी प्रपोजिशन के बाद वर्ब जो है वो ING फॉर्म में आता है या वो जीरंड की फॉर्म में आता है, इसलिए गो ऑन स्कोर नहीं होगा। क्या होगा? गो ऑन स्कोरिंग, यानी कि हमें एरर मिलती है पार्ट A में, पार्ट B में, पार्ट C में। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है? ऑल एक्सेप्ट C। फिर लिखा है वी हैव टू स्टार्ट टू हिट फोर्स एंड सिक्सेस। स्टार्ट के बाद ये रूल भी जो है उस बात का ध्यान रखिएगा। अब फोर्थ पार्ट जब हमने पढ़ा तो हमने ध्यान दिया कि स्टार्ट, स्टॉप, कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स होते हैं जिनके बाद भी हमेशा जीरंड लगता है। क्या लगता है? जीरंड लगता है, यानी कि वर्ब में ING लगता है। कहते हैं ना स्टार्ट राइटिंग, स्टॉप टॉकिंग, बोलते हैं ना ING। इसलिए स्टार्ट टू हिट नहीं होगा, इन्फिनेटिव नहीं आएगा। तो क्या आएगा? स्टार्ट हिटिंग, हमें मारना शुरू करना पड़ेगा चौके और छक्के। ठीक, स्टार्ट हिटिंग फोर्स एंड सिक्सेस, यानी कि ऑल पार्ट्स आर इनकरेक्ट। ठीक, आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक, पार्ट नंबर आंसर नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5, दैट इज ऑल पार्ट्स आर इनकरेक्ट। हर पार्ट में कोई ना कोई गलती ज़रूर थी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक, मैंने 4 रूल बताए, आई होप आपको ये क्लियर हो चुके हैं। इन केस नॉट, तो फिर आप मुझसे टेलीग्राम पर सवाल पूछ सकते हैं t.me/examniti, या यहीं पर अभी साथ के साथ में वीडियो देखते ही कमेंट करके अपना डाउट, अपनी क्वेरी ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन छोटा हो तो फिर और चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ते हुए रूल्स तो समझ में आते ही हैं, रूल्स तो पता ही हैं, सिंपल चीज़ों को पढ़ते जाएं। देखिए, द क्रूसेड वुड हैव,
अ वाइडर अपील। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले मैंने आपको ये बात फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दी थी, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए क्या आता है? डिटर्मिनर ज़रूर आना चाहिए, ज़रूर और ज़रूर नाउन को डिफाइन करने के लिए डिटर्मिनर का होना ज़रूरी है। क्लियर? चलो, अमंग द यूएन मेंबरशिप, अमंग द यूएन मेंबरशिप, ठीक है, अपील करी, कहाँ करी? यूएन मेंबरशिप के बीच में। एंड माई ट्रांसलेट, ट्रांसलेट के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रिपोजिशन आती है, और वो क्या होती है? हमेशा और हमेशा फिक्स्ड प्रिपोजिशन इनटू इस्तेमाल होती है। ठीक, फिक्स्ड प्रिपोजिशन इनटू का इस्तेमाल होता है। सपोर्ट फॉर इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप किस चीज़ में ट्रांसलेट हो सकती है? इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप में, है ना, यानी कि परमानेंट मेंबरशिप किसकी? इंडिया की। रिलेशन है दोनों में आपस में, और इस रिलेशन, इस कनेक्शन को दिखाने के लिए प्रीवियस सेक्शन में भी आपने समझा था, क्या लगता है? अपॉस्ट्रॉफी एस लगता है। क्लियरली पता चल गई ये बातें? क्लियरली हमको पता है कि अगर हमें कनेक्शन या रिलेशन या पोजीशन शो करना है तो अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं नाउन्स के बीच में। तो यानी कि एरर बनती है पार्ट नंबर 5 में, दैट इज ऑल पार्ट्स आर इनकरेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़िए और जल्दी से सॉल्व करिए। हाँ जी, रूल्स वही हैं, नए नहीं हैं, कुछ अलग नहीं है। ठीक, घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, भरोसा रखना है। आज नहीं हो रहा कोई बात नहीं, प्रैक्टिस सेशन बना ही इसलिए कि एग्ज़ाम तक आप एस बन जाएं। यू शुड बी द एरर डिटेक्शन एस, आप एकदम ग्रामर एस बन जाएं। ठीक, आप इसके किंग बन जाएं, मैस्ट्रो बन जाएं। देखिए, इंडिया इज़ लुकिंग, इंडिया देख रहा है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स टू गो, टू सी, टू अर्न, है ना, फर्स्ट फॉर्म। टू इंक्रीज, ट्रांसपेरेंसी विद द वेरियस यूएनएससी सैंक्शन कमिटीज। ठीक, इंडिया देख रहा है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए फॉर द वेरियस यूएनएससी सैंक्शन कमिटीज़, बहुत सारी यूएनएससी सैंक्शन कमिटीज़ के लिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, उनमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारत देख रहा है, भारत सोच रहा है। कमिटीज़ कैसा नाउन है? एक नॉन लिविंग नाउन, और नॉन लिविंग नाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगेगा? भाई प्रोनाउन तो नाउन के लिए यूज़ होता है ना, प्रोनाउन किसके लिए यूज़ होता है? नाउन के लिए। और यहाँ पर क्या लिखा है? हु यूज़ होता है लिविंग बींग्स के लिए, जबकि कमिटीज़ कैसी हैं? नॉन लिविंग। तो इसलिए यहाँ पर हु ना आकर क्या आएगा? विच या फिर दैट। विच रिमेन सम ऑफ अ मोस्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अ मोस्ट, जबकि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है? डेफिनेट आर्टिकल द लगता है। द मोस्ट पावरफुल एंड ओपेक यूएन इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि हमें पार्ट ए में भी एरर मिली, पार्ट बी में भी एरर मिली, पार्ट सी में भी एरर मिली और पार्ट डी में भी एरर मिली। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू अस ऑल पार्ट्स आर इनकरेक्ट। ठीक, ऑल पार्ट्स आर इनकरेक्ट। यस, आंसर भी यही कहता है। आपको क्या चीज़ें या क्या बातें समझ में नहीं आ रही हैं, प्लीज़ पूछ लीजिए, और अगर समझ में आ रहा है तो सेशन लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से देखते रहिए। दोज हु वरी फॉर, वरी किसी चीज़ के लिए नहीं करते, किसी चीज़ के बारे में करते हैं, है ना। तो फिक्स्ड प्रपोजिशन का रूल ये कहता है कि वरी के साथ हमेशा और हमेशा अबाउट लगेगा। क्या लगेगा? हमेशा और हमेशा, कम, रेन एंड शाइन, चाहे जो भी हो जाए। दोज हु वरी अबाउट एन एडवर्स अफेक्ट, एडवर्स अफेक्ट यानी कि बुरा प्रभाव, है ना। अफेक्ट तो वर्ब होता है, दैट मीन्स प्रभाव डालना। हमें क्या चाहिए? नाउन। एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी शुड रिकॉल, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, यानी कि मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दैट ड्यूटीज वर रिड्यूस्ड
much more sharply after 1991 with consider benefit. benefit क्या है? noun, और consider क्या होता है? verb. जबकि noun को क्वालिफाई कौन करना चाहिए? एक adjective. ठीक है, noun को क्वालिफाई कौन करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक adjective. तो noun को क्वालिफाई करने के लिए adjective अगर बनाना है तो क्या बनता है? considerable. क्या बनता है? considerable. यानी कि पार्ट ए में मिस्टेक, पार्ट बी में मिस्टेक और पार्ट डी में मिस्टेक. ए में, बी में, डी में, दैट मीन्स ऑल एक्सेप्ट सी. सी पार्ट को छोड़कर हमें तीनों में एरर मिली. क्या क्या मिली? एक तो फिक्स्ड प्रपोजिशन की गलती मिली कि वरी के साथ हमेशा और हमेशा अबाउट लगता है. वरी अबाउट फ्यूचर, वरी अबाउट पैंडमिक, वरी अबाउट डिसऑर्डर्स, वरी अबाउट डिजीजेस, वरी अबाउट ओन बिजनेस, वरी अबाउट एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी. क्लियर? उसके बाद हमें ये पता चला कि बात हुई है वर मच, बी में तो हुआ नहीं. इफेक्ट की बात हो गई क्योंकि हमें नाउन चाहिए था. अफेक्ट वर्ब होता है, किसी चीज़ का प्रभाव पड़ना, काम का होना वर्ब कहलाता है. अफेक्ट वर्ब होता है जबकि इफेक्ट क्या होता है? एक नाउन. हमको ये पता चला. ठीक है, तो हमें एडवर्स इफेक्ट की बात करनी थी. और नेक्स्ट, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए कंसीडर नहीं आएगा. क्या आएगा? कंसीडरेबल. ठीक, यानी कि अच्छा खासा एक बेनिफिट जो ड्यूटीज़ पर मिला है ना, एक सिग्निफिकेंट जो हमको बेनिफिट मिला है ड्यूटीज़ पर. तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 4. चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. जो आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ एग्ज़ाम नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें. टाइमर समाप्त. पढ़िए. टू इंटीग्रेट, जुड़ने के लिए, विद द ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ग्लोबल अर्थशास्त्र के साथ जुड़ने के लिए, या ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ने के लिए, या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, उसके साथ एक कनेक्शन बनाने के लिए, उसके साथ संपर्क साधने के लिए. यानी कि हमको पता चला अर्थशास्त्र नहीं, किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे जो वर्ल्ड में इकोनॉमी है उससे जुड़ने के लिए. तो हमें करेक्ट नाउन चाहिए, दैट इज इकोनॉमी. इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए. रॉन्ग यूज था इकोनॉमिक्स का. ओके, चलिए. टू इंटीग्रेट विद द ग्लोबल इकोनॉमी वी नीड टू इंक्रीज. कौन? वी. हमें बढ़ाना पड़ेगा या हमें बढ़ाने की ज़रूरत है. वी. वी का पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? वंस होता है क्या? जल्दी से बताइए भाई. वन है तो वन का पर्सनल प्रोनाउन वंस होगा. ही है तो क्या होगा? हिज होगा. ठीक. शी है तो क्या होगा? हर होगा. लेकिन अगर वी है तो क्या होगा? आर्स. ठीक. तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? वी नीड टू इंक्रीज आर कॉम्पिटिटिवनेस. हमें अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी. एंड दिस कॉल्स बाय. और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? डिमांड की बात हो रही है. क्या डिमांड की बात हो रही है? सम बोल्ड रिफॉर्म्स. हमें कुछ स्पेसिफिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, बदलाव करने पड़ेंगे टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की, लॉजिस्टिक्स की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने में आसानी के लिए, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे. तो ये क्या है? डिमांड की बात चल रही है. एंड दिस कॉल्स फॉर, यानी कि कॉल्स फॉर. और इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? कॉल फॉर मतलब डिमांड, ज़रूरत, नीड. ठीक. इसके लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? बोल्ड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिससे कि क्वालिटी इंप्रूव हो पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की, लॉजिस्टिक्स की और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की. तो यानी कि हमको एरर मिली ए पार्ट में, हमको एरर मिली बी पार्ट में, हमको सी पार्ट में भी एरर मिली, लेकिन हमको डी पार्ट में कोई एरर नहीं मिली. तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है? यहाँ पर ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट डी. लीजिए, फर्स्ट देखते ही हमारा आंसर बन गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. यानी कि हम ऑलमोस्ट हाफ पार्ट पर आ चुके हैं आज के सेशन पर.
स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले जब हम किसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं कि तब से ये होता चला आ रहा है या तब से ऐसा होता है ना, तो फिर वहाँ पर फ्रॉम लगाना गलत होता है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है सिंस और फॉर का, है ना। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है तो वहाँ पर यूज़ किस चीज़ का होता है, सिंस का और फॉर का यूज़। इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई। यानी कि पार्ट ए में लिखा है फ्रॉम, लेकिन आएगा क्या, आएगा सिंस। सिंस 2017 सोफी प्रेजेंट करता है टू, कितने, एक से ज़्यादा, टू की मेज़र या टू की मेज़र्स। वन एप्पल होता है, क्या टू भी एप्पल होते हैं? जल्दी से बताइए, क्या टू भी एप्पल होते हैं? नहीं ना, टू क्या होते हैं, एप्पल्स होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, टू मेजर्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, द कौन कौन से, द कन्वेंशनल मेजर कॉल्ड द प्रीवेलेंस ऑफ अंडरनरिशमेंट POU एंड अ न्यू मेजर कॉल्ड द प्रीवेलेंस ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। दोनों ही नाम है, एक नाम है POU, एक नाम है PMSFI। ठीक है, चलो, तो हमको एरर मिली किस किस पार्ट में, एक ए पार्ट में, दूसरा बी पार्ट में। कहाँ है ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 वो आंसर होगा, क्योंकि हमें पार्ट ए में एरर मिली और पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, कहाँ के, इंडिया के, भारत एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आपस में जुड़ नहीं रहा है, भारत के, क्लियर। इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से क्या रिलेशन है, रिलेशन, कनेक्शन बताने के लिए आपने अभी भी सीखा था, अभी फिर सीख रहे हैं, क्या लगता है, अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इज बाउंड टू रेज इश्यूज इन हर स्पीच, उन्हें अपनी स्पीच में ये इश्यूज उठाने ही पड़े, कहते हुए कि इट इज़ क्रूशियल, बहुत ज़रूरी है, टू इफेक्टिव यूज़ द UN टू एडवांस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, कुछ बात समझ में नहीं आई। इट इज़ क्रूशियल टू इफेक्टिवली यूज़, वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एक एडवर्ब करेगा, ठीक, वर्ब को क्वालिफाई एक एडवर्ब करेगा, तो क्या आएगा, इफेक्टिवली। बहुत ज़रूरी है कि हम इफेक्टिवली यूज़ करें द UN को टू एडवांस, बढ़ाने के लिए इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्लोबल इंटरेस्ट, भारत के साथ UN के जो एक लंबे ग्लोबल इंटरेस्ट है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरेस्ट है, उनको बढ़ाने के लिए, इसके भारत के, उनको बढ़ाने के लिए हमें UN की जो पॉलिसीज़ हैं, UN के साथ जो हमारे टर्म्स हैं, रिलेशंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करना होगा, क्लियर। अभी के लिए हमारी एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर्स हैं वो शी इज़ अ फीमेल, दैट इज़ वाई दे यूज़ हर हेयर। लेकिन जब हमको क्लियर नहीं होता है तो ऐसे केस में हम किस केस को फॉलो करते हैं, मैस्कुलिन केस को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्लियर है कि यहाँ पर हर है, हर का जिक्र है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हिज की बात होती तो फिर हमें हिज में भी एरर रखनी पड़ती है ना, क्योंकि जब हमें किसी पोस्ट का, जैसे कोई मिनिस्टर है या कोई पोएट है या कोई राइटर है, तो जनरली हम इनमें सब में मैस्कुलिन मानकर चलते हैं। अगर लीगैलिटी की बात आ जाती है तो फिर आप फेमिनिन केस भी रख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर लीगैलिटी की बात नहीं होती, मैटर लीगल नहीं होता है, तो आप इसमें क्या केस रख देते हैं, आप इसमें एक मैस्कुलिन केस रखते हैं, क्लियर। चलिए, तो इंडियाज़ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ए पार्ट में एरर मिली, उसके बाद हमको बी पार्ट में, लेकिन बी पार्ट में अभी मैंने आपको बताया कि हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं, तो ये गलत नहीं है। नेक्स्ट, इट इज़ क्रूशियल टू इफेक्टिवली यूज सी, ए एंड सी, तो यानी कि हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अगर समझ में आ रहा है तो एक तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार एग्जाम नीति से जुड़ रहे हैं तो एग्जाम नीति को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यूट्यूब पे। हम यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, फेसबुक पर भी अवेलेबल है, टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, फेसबुक पर पेज है एग्जाम नीति का, राइट। आप उससे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, हर बार कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टेलीग्राम पर भी चैनल है एग्जाम नीति का, t.me/exam नीति, राइट।
अगर आप ऑलरेडी ट्विटर पर हैं तो ट्विटर पर भी आपको एग्जाम नीति मिलेगा, आप वहाँ पर भी एग्जाम नीति को बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, राइट। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी एग्जाम नीति प्रेजेंट है, अवेलेबल है, आपको वहाँ पर भी कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट और यूजफुल कंटेंट मिलता रहेगा। आप किसी भी माध्यम से एग्जाम नीति से जुड़कर अपने डाउट्स, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सॉल्व करिए। गिवन द शॉर्ट शेल्फ लाइफ ऑफ द पल्सेस, जो दालें हैं वो कम समय के लिए चलती हैं, कम समय के लिए क्या होता है वो उनका शेल्फ लाइफ। ह्यूमंस की लाइफ होती है, प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट होती है, उसी तरह से जब तक कि वो एक्सपायर नहीं होते, वो पूरा पीरियड जिसमें वो सस्टेन करते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं, अपने आप को चलाते हैं, उसको हम कहते हैं शेल्फ लाइफ, ठीक है। तो गिवन द शॉर्ट शेल्फ लाइफ ऑफ द पल्सेस, दालों की शॉर्ट शेल्फ लाइफ होने की वजह से यूजुअली लेस देन, कम, कंपैरिजन, 1 साल से भी कम, कंपैरिजन है ना, तो यानी कि लेस, THEN, देन, ठीक है। THEN देन का मतलब क्या होता है? आफ्टर दैट, इसका मतलब तो हो गया आफ्टरवर्ड्स, है ना, तब। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है, तो THEN देन यूज्ड फॉर कंपैरिजन। तो लेस देन अ ईयर, 1 साल से भी कम होती है दालों की शेल्फ लाइफ। देयर इज अ फियर, एक फियर भी है, क्या फियर है? दैट अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द स्टॉक्स, कि स्टॉक्स का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है वुड लूज। ये लूज का मतलब क्या होता है? ढीला। दैट मीन्स ढीला, जो कंट्रोल में नहीं आ पाता, जिसे मैनेज नहीं कर पाते, राइट, जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर लूज गलत यूज़ हुआ है, क्या आएगा? LOS, लूज। वो खो देते हैं अपना इट्स क्वालिटी। 1 साल से भी कम में जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं, जो दालें होती हैं, जो इनके स्टॉक होते हैं, वो अपनी क्वालिटी उनकी ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है। हमको एरर मिली पार्ट बी में, और हमको एरर मिली पार्ट बी में, और हमको एरर मिली पार्ट डी। क्लियर? यानी कि B एंड D। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज B एंड D। मूविंग ऑन टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। टाइम है रेत की तरह निकलता जा रहा है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, मुट्ठी में पकड़कर कैद कर लीजिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। चलिए, एज पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ 4, दैट इज G4 समिट होती है ना, बिल्कुल। तो G4, इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसा चाहिए? सिंगुलर चाहिए। इंडिया नीड होगा, राम गो होगा या गोज होगा? राम गो होगा या गोज होगा? जल्दी बताइए। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा चाहिए? सिंगुलर चाहिए। दैट मीन्स गोज होगा, गो नहीं होगा। शी राइट्स होगा, शी राइट नहीं होगा। मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ, है ना, क्लियर है। तो इसलिए इंडिया भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? नीड्स। इंडिया नीड्स टू एक्सप्लोर, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। अदर कॉमन एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस, दूसरे भी कहाँ पर कन्वर्जेंस हो सकता है, मेल हो सकता है, वो सारे एरियाज देखने पड़ेंगे। विच वुड अलाउड, वुड के साथ वर्ब की, जल्दी से बोलिए, आप बोलिए। वुड के साथ वर्ब की मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ought टू, ये सारे मॉडल्स होते हैं, और इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे? जैसे आपने सुना है आई वुड लाइक होता है, आई वुड लाइक टू से, है ना। तो लाइकिंग नहीं होता, आई वुड लाइकिंग नहीं होता, क्या होता है? आई वुड लाइक
टू गो, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ठीक। तो उसी तरह से लाइक यानी कि वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हर मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वुड अलाउड नहीं होगा, क्या होगा, वुड अलाउ। द ग्रुप टू ऑल्सो मेड, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कोई और फॉर्म नहीं लगती। टू ऑल्सो मेक अ केस दैट इट्स मेंबरशिप फ्रॉम द काउंसिल, मेंबरशिप काउंसिल से होती है या काउंसिल के साथ होती है, इट्स मेंबरशिप विद द काउंसिल, काउंसिल के साथ जो उसकी मेंबरशिप है वुड मेक इट मोर इफेक्टिव, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना देती है। क्लियर हो गया G4 के लिए। तो अभी हमारे लिए बात हुई कि हमको A पार्ट में एरर मिली, हमको C पार्ट में एरर मिली और हमको D पार्ट में एरर मिली, ऑल एक्सेप्ट B, B को छोड़ दीजिए तो हमको तीनों पार्ट्स में एरर मिली। क्लियरली पार्ट नंबर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल सवाल पूछिए, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, हम जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। तो रूल्स आपको क्लियर हो गए ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की, जल्दी से पढ़िए और सॉल्व कीजिए। जा रहा है टाइमर जल्दी से। चलिए आ जाते हैं, देखते हैं भाई कितने लोगों ने सही अप्रोच के साथ सॉल्व किया, उनके ग्रामर के रूल्स कितने पढ़े। द रेजिंग डिबेट दैट, उग्र डिबेट की, तमिलनाडु की, तमिलनाडुस, रूलिंग मतलब सत्तारूढ़, अन्ना द्रमुक, हैड विटनेस्ड लास्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ। मैं आपको एक सेशन पढ़ाती हूँ 5 रूल्स इज इक्वल टू 5 मार्क्स का, है ना, और उस सेशन में ये चीज़ क्लियरली मैंने आपको बताई है कि जब लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट संडे, लास्ट वीकेंड, ये सब कुछ होता है, या लास्ट आफ्टरनून, तो वहाँ पर कभी भी हैड नहीं लगता, सिंपल पास्ट टेंस आता है। क्लियर, तो इसलिए यहाँ से हैड एलिमिनेट कर दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए हैड को, हैड नहीं आएगा। हैड विटनेस्ड लास्ट वीक अराउंड इट्स चॉइस, चॉइस के चारों तरफ नहीं, चॉइस के ऊपर डिबेट हुआ है, डिबेट हुआ है ना, तो चॉइस के ऊपर डिबेट हुआ है, ओवर समथिंग, ओवर सम इशू, डिबेट ओवर वाटर क्राइसिस, डिबेट ओवर वुमेन एम्पावरमेंट, डिबेट ओवर एनीथिंग, ओवर, ठीक, ओवर इट्स चॉइस फॉर द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर फॉर द 2021 असेंबली इलेक्शन। 2021 के विधानसभा में जो चुनाव होंगे उसमें चीफ मिनिस्टर का कार्यालय कैसा होना चाहिए, इस पर खूब ज़्यादा बहस हुई वहाँ, विच माइट हैव बीन प्रीमैच्योर, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, 2021 में चुनाव है तब बात करेंगे। फिलहाल हमको एरर मिली है पार्ट बी में, दैट इज एक तो हेड नहीं आएगा, दूसरा अबाउट नहीं होगा, डिबेट ओवर समथिंग होता है, पार्ट बी में ही एरर, बाकी ए सी एंड डी सारे पार्ट्स ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 ओनली बी। आंसर चेक कर लेते हैं जी, यस ओनली बी इसका करेक्ट आंसर हुआ है ना। तो यानी कि हमें एरर समझ में आई, हमें अप्रोच समझ में आई, हमें ग्रामर के रूल्स भी समझ में आए। इफ़ यस, इस वीडियो को लाइक कीजिए। इफ़ इन केस ऑफ एनी डाउट्स और क्वेरी आप हमसे यही सवाल कीजिए, वरना टेलीग्राम पर सवाल कीजिए, जहाँ मर्जी आप क्वेश्चन पूछें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू। और एक बार ये बात ज़रूर बोलिएगा, अब नहीं भारी इंग्लिश की तैयारी, मन में रख के चलिए, थॉट प्रोसेस वैसा बनेगा। थैंक यू, अंटिल देन।